हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, बारिश का मौसम है। उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है भाई, राजस्थान के भौतिक विभाजन में हमने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया था। पहला जो भौतिक प्रदेश था हमारा, वो था पहला जो भौतिक प्रदेश था वो था हमारा उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, पहला पार्ट। ठीक है भाई, क्या था? उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है भाई, पहला पार्ट। दूसरा जो पार्ट था हमारा वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो पार्ट था हमारा वो था पूर्वी मैदानी भूभाग, और चौथा पार्ट था हमारा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। तो पहला पार्ट देखो हम पढ़ चुके हैं, उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो सेकंड हेडिंग डाल लो आप, अरावली पर्वतीय प्रदेश। देखो, ये जो हमारा राजस्थान का मैप है, इसमें ये वाला पार्ट जो है हमारा सेकंड पार्ट है, जिसको बोल देते हैं हम अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या बोल देते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है भाई, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, सेकंड भाग है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश। ठीक है भाई, ये जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है राजस्थान का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, इस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.3% है। कितना है भाई? 9.30% है। ठीक है, 9.30%। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 9.30% है। और इसमें राज्य की कुल जनसंख्या का, राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% निवास करता है। कितना निवास करता है? 10%। हम कह सकते हैं भाई, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.30% है, और इसमें राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% निवास करता है। देखो, इसके विस्तार की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है वो वर्तमान में राजस्थान के लगभग 21 जिलों में है। कितने जिलों में है? वर्तमान में राजस्थान के कुल 21 जिलों में इसके विस्तार की अगर मैं बात करता हूं तो 21 जिलों में है। अब 21 जिलों की अगर बात की जाए तो देखो, सिरोही, डूंगरपुर, ठीक है, प्रतापगढ़,
ठीक है, उदयपुर। इसके अलावा हम देखते हैं सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, ठीक है, अजमेर, शाहपुरा, दौसा, दूदू, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, ठीक है भाई। इसके अलावा अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, आगे इधर लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, कोटपुतली बहरोड, नीम का थाना, ठीक है भाई, सीकर, झुंझुनू। तो ऐसे करके कुल कितने जिलों में है, 21। तो हम कहेंगे भाई अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.30% है, जिसमें राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% निवास करता है। ठीक है भाई, ये जो पर्वतीय क्षेत्र है वर्तमान में राजस्थान के लगभग 21 जिलों में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है भाई, देखो हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, एक बहुत ही प्राचीनतम है, जिसकी उत्पत्ति जो है प्री पैलियोजोइक महाकल्प अगर हम देखते हैं उसके प्री कैम्ब्रियन युग में मानी जाती है। मैं बात करूं आपसे कि भाई अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, मैं बात करूं विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला। ठीक है भाई, इसकी जो उत्पत्ति है वो आद महाकल्प, आद महाकल्प, आद महाकल्प का मतलब होता है प्री पैलियोजोइक युग, प्री पैलियोजोइक। ठीक है भाई, ये प्री पैलियोजोइक जो युग है इसमें एक काल आता है प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले, 65 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है भाई, आज से लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले अरावली पर्वतमाला की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, जिसकी उत्पत्ति आद महाकल्प के कौन से काल में, कौन से युग में, आद महाकल्प जो युग है उसके कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में बेसिकली अरावली पर्वतमाला की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वर्तमान में ये जो पर्वतमाला है एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में, अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में वर्तमान में ये विद्यमान है। बेसिकली इसे राजस्थान में गोंडवाना भूखंड का अवशेष माना जाता है, गोंडवाना भूखंड।
गोंडवाना भूखंड का अवशेष माना जाता है। हमने देखो आपको बताया था कि राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसको, उसमें राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। पहला भौतिक प्रदेश हमारा उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान, दूसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा पूर्वी मैदानी भूभाग, चौथा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार। इनमें से 2 पार्ट उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी भूभाग ये टेथिस महासागर का अवशेष है। हमने वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत आपको बढ़ाया था, ठीक है। और 2 पार्ट अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, ये 2 पार्ट गोंडवाना भूखंड के अवशेष है, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति आदि महाकल्प के कौन से काल में मानी जाती है? प्रीकेम्ब्रियन काल में मानी जाती है, लगभग आज से 65 करोड़ वर्ष पहले मानी जाती है। वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में विद्यमान है। इसे राजस्थान में गोंडवाना भूखंड का अवशेष माना जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करता हूं, देखो देखो अरावली पर्वतमाला के साथ साथ हम जो बात करते हैं, देखो ये जितना भी कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ जो है वो आपको इसी वीडियो के पीडीएफ सेक्शन में आप नीचे जाके देखेंगे, पीडीएफ सेक्शन में आपको सारी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है भाई। मैं आपसे बात करूं कि अरावली पर्वतमाला के साथ साथ हमारे पास एक और पर्वतमाला है जिसको हम बोलते हैं हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला, देखो हिमालय पर्वतमाला जो है एक नवीनतम पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? नवीनतम। ये कोई प्राचीनतम नहीं है भाई, ये कैसी पर्वतमाला है? नवीनतम पर्वतमाला है, ठीक है। और वैसे भी वलित है, वलित का मतलब होता है फोल्डेड, टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार, ठीक है। नवीनतम वलित पर्वतमाला है और इसकी जो उत्पत्ति है वो सैनोजोइक, इसकी अगर उत्पत्ति की मैं आपसे बात करूंगा तो इसकी उत्पत्ति सैनोजोइक जो महाकल्प है, सैनोजोइक महाकल्प, ठीक है भाई। इसका एक युग आता है टर्सरी, इसका एक काल आता है टर्सरी काल, इस काल में हुई। तो देखो अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति तो प्री पैलेजोइक महाकल्प मतलब आद महाकल्प के हमने प्री कैम्ब्रियन काल में की, और यहां हम हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति जो है सैनोजोइक महाकल्प के कौन से युग में कर रहे हैं? टर्सरी काल में कर रहे हैं। बेसिकली हिमालय पर्वतमाला एक कैसी पर्वतमाला है? नवीनतम वलित पर्वतमाला है, जबकि अरावली पर्वतमाला एक प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ठीक है। ये बात आप लोगों के समझ में आई होगी। आगे बात करता हूं, देखो मैं इसके बारे में। देखो अरावली पर्वतमाला के कई सारे उपनाम हैं। उपनाम, अरावली पर्वतमाला के उपनाम, ठीक है भाई। देखो अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अलग अलग संज्ञाएं दी, तो कौन कौन से उपनाम है अरावली पर्वतमाला के वो मैं आपसे बात करता हूं। देखो अरावली जो है, बेसिकली अरावली जो शब्द है, अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है चोटियों की श्रृंखला, चोटियों की श्रृंखला, ठीक है भाई। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जो है बेसिकली इसकी तुलना अमेरिका का एक पर्वत है, अमेरिका का एक पर्वत है, अमेरिका के पर्वत जिसका नाम है अपलेशियन, क्या नाम है? अपलेशियन पर्वत। इस अपलेशियन पर्वत से अरावली पर्वतमाला की तुलना की है, इसलिए अरावली जो है इसका इसको कहा जाता है भारत का अपलेशियन, भारत का अपलेशियन। आपसे पूछा जाए भारत का अपलेशियन किसे कहा जाता है, तो अरावली पर्वतमाला जो है इसको भारत का अपलेशियन कहा जाता है, क्योंकि इसकी तुलना जो है अमेरिका के कौन से पर्वत से की है? अपलेशियन पर्वत से की है। और देखो अरावली पर्वतमाला जो है इसको विष्णु पुराण में
इसको परिपत्र नाम दिया। क्या नाम दिया? परिपत्र। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को क्या कहा? परिपत्र कहा। बूंदी में इसको अडावली कहा जाता है। बूंदी में इसे क्या कहा जाता है? अडावली। राजस्थानी भाषा की मैं अगर बात करूं, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा में कहा जाता है इसको अडावटा। अडावटा। ठीक है, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहा जा रहा है? अडावटा, मतलब अडा वटा। ठीक है भाई। इस अडावटा का जो अर्थ होता है वो होता है बेसिकली आड़ा पड़ा हुआ खंबा। आड़ा पड़ा हुआ खंबा। ठीक है भाई, आड़ा पड़ा हुआ खंबा बेसिकली अडावटा का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड, देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कर्नल जेम्स टोड के बारे में। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं भाई कर्नल जेम्स टोड। इस कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना ऊंट की गर्दन से की। ऊंट की गर्दन से। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला के उपनामों की बात हुई। शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ मैंने कहा चोटियों की श्रृंखला। ठीक है। अमेरिका के अपलेशन पर्वत से तुलना की तो इसको भारत का अपलेशन कह दिया। ठीक है। विष्णु पुराण में इसको परिपत्र कहा गया और बूंदी में इसे अडावली कहा जाता है। राजस्थानी भाषा में अडावटा। अडावटा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आड़ा पड़ा हुआ खंबा। ए बीम, ए बीम लाइंग अक्रॉस। अगर इसको मैं लिखूं तो लिख सकता हूं इसका, यहां लिख देता हूं, ए बीम, ए बीम लाइंग अक्रॉस, मतलब एक बीम जो आधा आधा आड़ा पड़ा हुआ है, राजस्थान को दो भागों में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है भाई। तो ये हो गया अरावली पर्वतमाला का क्या? उपनाम। ठीक है भाई। देखो अब मैं बात करता हूं अरावली पर्वतमाला की लंबाई के बारे में। नेक्स्ट। अरावली पर्वतमाला की लंबाई। ठीक है भाई। अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है बेसिकली एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा ये पड़ती है पालनपुर, पालनपुर गुजरात। यहां से अगर हम अरावली पर्वतमाला की लंबाई की शुरुआत करेंगे तो ये यहां से लेकर के रायसीना की पहाड़ी, रायसीना की पहाड़ी ये पड़ती है करोल बाग दिल्ली। करोल बाग दिल्ली यहां तक। ठीक है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई जो है कहां से? खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी करोल बाग दिल्ली तक कुल 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं राजस्थान में लंबाई कितनी है भाई इसकी। राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में जो इसकी लंबाई है ये कुल लंबाई का 80% है। कितना है भाई? कुल लंबाई का 80% है। अब कहां से कहां तक है वो मैं बात करता हूं। तो अरावली पर्वतमाला की लंबाई खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर के करोल बाग रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी जो लंबाई है कुल लंबाई का 80% है। और वो कितनी है, कहां से कहां तक है वो मैं बात करता हूं। लगभग 550 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 550 किलोमीटर। तो राजस्थान में कहां से कहां तक है? अब मैं राजस्थान में यहां लिख दूं, राजस्थान में माउंट आबू, कहां से लेकर के? माउंट आबू, सिरोही से लेकर के, माउंट आबू कहां पड़ता है?
शिरोही। तो राजस्थान में माउंट आबू शिरोही से लेकर के कहां तक? खेतड़ी। खेतड़ी कहां पड़ता है? नीमका थाना। खेतड़ी नीमका थाना तक कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। टोटल लंबाई का कितना परसेंट? 80%। तो देखो लंबाई में वापस से बात करता हूं, अरावली पर्वतमाला की लंबाई खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना की पहाड़ी करोल बाग दिल्ली तक कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कहां से? माउंट आबू शिरोही से लेकर के कहां तक? खेतड़ी नीमका थाना तक कुल कितनी है? 550 किलोमीटर है। इट मींस कुल लंबाई 692 का लगभग 80% जो है वो कहां है? राजस्थान में है। तो इस प्रकार से ये अरावली पर्वतमाला की क्या हो गई? लंबाई की बात करते हैं। अब देखो उद्गम के दृष्टिकोण से अरावली पर्वतमाला की दिशा में देखता हूं। इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं मैं, ये दिशा। ठीक है भाई, अरावली पर्वतमाला उद्गम के दृष्टिकोण से बेसिकली किस डायरेक्शन में स्थित है, इसको जान लेना भी हमारे लिए ठीक रहेगा। बेसिकली मैं एक बार आपको मैप पर लेके चलता हूं। ये हमारा मैप है। ठीक है भाई, ये हमारा सागर है अरब सागर। इधर की अगर हम बात करेंगे, देखो इंडिया का मैप जब हम देखते हैं, इंडिया के मैप में यहां हमारा सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर। इस अरब सागर में एक द्वीप है यहां, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप में भी एक द्वीप है यहां, एक छोटा सा द्वीप है जिसको बोलते हैं मिनी काय। मिनी काय। ठीक है, और यहां हमारा राजस्थान और ये हमारा हिमालय। यहां हमारी कौन सी पर्वतमाला है? अरावली पर्वतमाला। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी उत्पत्ति का श्रेय अरब सागर को जाता है। किसको जाता है? इसकी उत्पत्ति का श्रेय अरब सागर को जाता है। अरब सागर जो है इसको अरावली का पिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरावली का पिता। ठीक है भाई, अरब सागर के द्वारा भारतीय प्लेटों पर प्रेशर लगाया गया। यहां ये जो जलराशि है, इस जलराशि के द्वारा भारत की जो प्लेटें हैं, ठीक है भाई, स्ट्रक्चरल जो प्लेटें हैं, जो जिससे भारत का जो स्थलीय भूभाग बना हो, उन प्लेटों पर प्रेशर लगाया गया। उस प्रेशर की वजह से यहाँ ये इन पर्वतों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। इसलिए बेसिकली अरावली का पिता किसको कहा जाता है? अरब सागर को कहा जाता है। तो यहां से अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो सुदूर दक्षिणतम अगर विस्तार देखें तो हमारा मिनी काय द्वीप। कौन सा द्वीप? मिनी काय द्वीप। मिनी काय जो द्वीप है ये लक्षद्वीप के जो द्वीप है, लक्षद्वीप एक द्वीपों का समूह है, तो वहां एक द्वीप पड़ता है मिनी काय द्वीप। तो मिनी काय द्वीप से अंदर ही अंदर, समुद्र के अंदर ही अंदर होते हुए अरावली पर्वतमाला का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा है। ठीक है, कहां? मिनी काय द्वीप। अब देखो मैं बात करता हूं, इसकी दिशा की बात कर रहा था मैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं अरब सागर जो है ये अरावली का पिता है। अरब सागर क्या है? अरावली का पिता। क्योंकि इस अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति का अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है? अरब सागर को जाता है, इसलिए इसको अरावली का पिता बोल देते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई अरावली का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा कौन सा है? अरावली का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा, तो देखना अरावली का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा हमारा आंसर आएगा मिनी काय द्वीप। मिनी काय द्वीप। ठीक है भाई, ये द्वीप कहां पड़ता है? लक्षद्वीप। ठीक है, देखो अरावली पर्वतमाला उद्गम के दृष्टिकोण से अगर इसकी दिशा हम देखेंगे, किसके दृष्टिकोण से? उद्गम के दृष्टिकोण से। उद्गम यहां से हुआ है। अब देखो भाई, राजस्थान का ये नॉर्थ है, ये राजस्थान का साउथ है, ये राजस्थान का ईस्ट है और ये राजस्थान का वेस्ट। तो उद्गम के दृष्टिकोण से दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन हो गई भाई, ये वाली डायरेक्शन। दक्षिण पश्चिम से हम कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं? उत्तर पूर्व डायरेक्शन में। तो उद्गम के दृष्टिकोण से अगर इसकी दिशा आपसे पूछी जाए तो आप क्या आंसर देंगे? दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व डायरेक्शन में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। मैंने तीन बातें यहाँ की। अरब सागर जो है इसको अरावली का पिता कहा जाता है क्योंकि अरावली की उत्पत्ति के श्रेय अरब सागर को जाता है। अरावली का सुदूर दक्षिणतम हिस्सा जो है वो मिनिकॉय द्वीप, लक्षद्वीप है। ठीक है, और उद्गम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अरावली पर्वतमाला
किस डायरेक्शन में फैली हुई है? दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व डायरेक्शन में क्या ये फैली हुई है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि भाई उद्गम के दृष्टिकोण से अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। ये डायरेक्शन अगर हम देखेंगे तो उद्गम के दृष्टिकोण से हम डायरेक्शन देखेंगे कहां से कहां, दक्षिण पश्चिम से कहां, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ये फैली हुई है। क्लियर हुआ भाई, यहां तक कोई दिक्कत इसमें? और मैंने ये भी बताया कि इसका सुदूर दक्षिणतम जो हिस्सा है वो कौन सा है, हमारा मिनी कॉय द्वीप है। मिनी कॉय द्वीप, और मिनी कॉय द्वीप जो है ये कहां पड़ता है, लक्षद्वीप में पड़ता है। क्लियर भाई, आगे मैं बात करता हूं आपसे। अब देखो हमने विस्तार इसका देख लिया, इस स्थिति हमने इसकी देख ली भाई। स्थिति क्या है, हम जानते हैं राजस्थान में उद्गम के दृष्टिकोण से अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं। देखो विस्तार अगर देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास अगर हम इसके एग्जैक्टली विस्तार की बात करेंगे तो राजस्थान, गुजरात, ठीक है भाई, इसके अलावा हरियाणा, ठीक है, और इसके अलावा हम दिल्ली, इन राज्यों में बेसिकली अरावली पर्वतमाला का क्या है, विस्तार है। कौन कौन से राज्य, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। और अब हम इसके विस्तार को हम मैप पर देखते हैं तो राजस्थान में इसका विस्तार जो है, देखो सर्वाधिक विस्तार की भी बात कर लेता हूं मैं साथ के साथ। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में इसका सर्वाधिक जो विस्तार है वो उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार की बात करूं मैं आपसे, इसका न्यूनतम जो विस्तार है राजस्थान में, न्यूनतम विस्तार की बात करूंगा तो इसका राजस्थान में न्यूनतम विस्तार कहां है, वो अजमेर में है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार कहां है, अजमेर में है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई की बात करूं मैं, आप इस सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई इसकी माउंट आबू शिरोही में है। माउंट आबू शिरोही। न्यूनतम ऊंचाई की बात करूं, न्यूनतम ऊंचाई की बात करेंगे तो पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी कहां पड़ती है, अजमेर में पड़ती है। तो सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई, इसकी बात हुई। ठीक है भाई, देखो मैं जो इसके विस्तार को अगर मैप पे आपको दिखाऊं थोड़ा सा, अभी हमने कहा था कि भाई अरावली पर्वतमाला जो है इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। कौन से जिले में है, ये हमारा, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, ये हमारे अरावली पर्वतमाला है। देखो सबसे ज्यादा ये हमारा उदयपुर जिला है। तो अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर में है। न्यूनतम, ये हमारा अजमेर जिला है, न्यूनतम विस्तार कहां है, अजमेर में है। सर्वाधिक ऊंचाई ये हमारा माउंट आबू शिरोही है, यहाँ है। न्यूनतम ऊंचाई कहां है, हमारी पुष्कर घाटी यहाँ है। अब देखो एक चीज देखने को मिल रही है, हम ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, क्या है, उत्तर पूर्व, और यहां से हम जा रहे हैं दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर पूर्व से हम जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं। ये क्या है, हमारा दक्षिण पश्चिम है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो इसका विस्तार जो है, अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता जाएगा। क्या होगा भाई, लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, अगर हम उत्तर पूर्व से लगातार दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो लगातार अरावली पर्वतमाला का विस्तार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अगर हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व डायरेक्शन में जाएंगे तो विस्तार क्या होगा, लगातार घटता जाएगा। तो विस्तार लगातार बढ़ना, विस्तार का लगातार घट। आपसे पूछा जाएगा पेपर में, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा में बढ़ता है, तो आंसर देंगे आप उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में तो बढ़ता है। और किस दिशा में घटता है, अगर घटने की बात करेंगे तो फिर हम उल्टा कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से जैसे उत्तर पूर्व दिशा में आएंगे इसका विस्तार क्या होगा, घटेगा। ठीक है भाई, तो विस्तार समझ में, सबसे ज्यादा विस्तार, सबसे कम विस्तार, सर्वाधिक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का प्रवेश, एक बात और मैं आपको बता देता हूं,
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की एंट्री कहां से होती है, प्रवेश कहां से होता है? तो ये हम जानते हैं भाई माउंट आबू से होता है। ठीक है भाई, क्योंकि उद्गम के दृष्टिकोण से अरावली, अरब सागर को अरावली का पिता कहा जा रहा है, इसलिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका विस्तार माना हमने। तो जब इधर से हम एंट्री कर रहे हैं तो इधर से एंट्री पॉइंट हमारा क्या है, माउंट आबू, शिरोही। तो इसका प्रवेश राजस्थान में कहां से होता है, माउंट आबू से, शिरोही से होता है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की स्थिति, दिशात्मक स्थिति, विस्तार, लंबाई, ये बातें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको? देखो इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई की बात करूं तो सर्वाधिक ऊंचाई हम कहां पढ़ रहे हैं, माउंट आबू शिरोई में पढ़ रहे हैं, और न्यूनतम ऊंचाई कहां पढ़ रहे हैं हम, पुष्कर घाटी में पढ़ रहे हैं। अगर हम कार्बोनीफेरस युग की बात करें, कौन से युग की, कार्बोनीफेरस, इस युग की मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली इस युग में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई हिमालय पर्वतमाला से भी ज्यादा थी। हिमालय पर्वतमाला से भी अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई ज्यादा थी। कौन से युग में, कार्बोनीफेरस। आप ध्यान करिए, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 प्लस है, 8,850 और मीटर। और हमारी जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब कहां 8,000 की बात कर रहे हैं, 9,000 के लमसम की बात कर रहे हैं, कहां हम 1,700 की बात कर रहे हैं। तो कार्बोनीफेरस युग में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई जो है वो हिमालय पर्वतमाला से भी ज्यादा थी, लेकिन अब ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, लगातार डैमेज हो रही है। ठीक है, वर्तमान में एक अवशेष के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो ये बात भी आप चाहे तो नोट लगा के ध्यान रखना। ठीक है, कार्बोनीफेरस युग में अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो हिमालय पर्वतमाला से भी क्या थी, ज्यादा थी। देखो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का अगर मध्य भाग आपसे पूछा जाए, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का अगर आपसे मध्य भाग पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि भाई मिड पॉइंट क्या है, तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का मिड पॉइंट आपके हिसाब से क्या है, अजमेर है। क्या है भाई, आपसे पूछा जाए कि भाई ये हमारी अरावली पर्वतमाला है और इस अरावली पर्वतमाला का मिड पॉइंट जो है ये हमारा अजमेर है, तो लगभग मिड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, अजमेर है। तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का मध्य भाग क्या हो गया भाई, मध्य भाग हो गया हमारा अजमेर। देखो ये जो अरावली पर्वतमाला, इसके निर्माण की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके निर्माण की बात करूंगा तो इसमें मोस्टली अरावली समूह, और दिल्ली समूह, अरावली समूह और दिल्ली समूह की जो चट्टाने हैं बेसिकली उनसे मिलकर बना हुआ है, ये जो चट्टाने हैं इनसे मिलकर बना हुआ है। ठीक है भाई, अब दिल्ली समूह जो है इसमें चट्टाने मोस्टली आती हैं क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, और अरावली समूह जो है इसमें जो चट्टाने आती हैं वो होती है ग्रेनाइट। ठीक है भाई, तो हमने अरावली पर्वतमाला जो है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि भाई अरावली पर्वतमाला बेसिकली इसकी जो पर्वत श्रेणी है, दो प्रकार की चट्टाने हैं। हमने अरावली समूह की बात की और दिल्ली समूह की बात की। ठीक है, अरावली समूह में मैंने कौन सी चट्टाने बताई हैं आपको, अरावली समूह में मैंने आपको बताई है क्वार्टजाइट चट्टाने, और दिल्ली समूह में मैंने आपको बताई है कौन सी चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने। ठीक है भाई, अरावली समूह और दिल्ली समूह, दो दो समूह है और दो समूह की चट्टाने हमारे पास मौजूद है। दिल्ली समूह की जो चट्टान, मतलब इस साइड की जो चट्टान है, मैं ऐसे बताऊं आपको, मैं पर अगर बताऊं, ये इस साइड की जो चट्टाने हैं मोस्टली, ये सारी की सारी चट्टाने जो है मोस्टली क्वार्टजाइट है। कैसी है भाई, क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टाने हैं। और ये जो नीचे वाले भाग की अगर मैं बात करता हूं, इस वाले भाग की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां जो चट्टाने हैं वो मोस्टली कैसी है, ग्रेनाइट चट्टाने हैं। हम पढ़ते हैं ग्रेनाइट सिटी जालोर, जालोर जो है उसको किस नाम से, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां कौन सी चट्टाने पाई जा रही है, अरावली समूह की, अरावली सुपर ग्रुप जो है उसकी चट्टानें यहां मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानों में मोस्टली चट्टानें ग्रेनाइट प्रकार की होती हैं, और इस क्षेत्र की चट्टानें जो है मोस्टली वो क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई अरावली पर्वतमाला का मुख्य भाग जो है, अधिकांश भाग जो है कौन सी चट्टानों से बना हुआ है, तो आप आंसर देंगे क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें। कौन सी चट्टानें, अरावली पर्वतमाला का मुख्य भाग जो है कौन सी चट्टानों से,
क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है, आगे चलते हैं भाई। देखो अरावली पर्वतमाला में अभी मैंने आपसे बात की कि दो प्रकार की चट्टानें बेसिकली हम यहां देख रहे हैं। कौन कौन सी देख रहे हैं भाई? एक चट्टान तो है हमारी कौन सी, अरावली सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप एक भाग तो ये है भाई। और इसमें कौन सी चट्टानें आ रही हैं हमारी? ग्रेनाइट। और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है दिल्ली सुपर ग्रुप। और दिल्ली सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें कौन सी? अभी हमने पढ़ा है क्वार्टजाइट। अरावली का अधिकांश भाग इससे निर्मित है, अधिकांश भाग में ये चट्टानें पाई जाती हैं। और ये चट्टानें मिलती हैं जालोर वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा, इसलिए जालोर को हमने बोल दिया ग्रेनाइट सिटी। अब देखो स्ट्रक्चरल जो है अरावली की जो भू संरचना है, इस भू संरचना का सबसे पहले अध्ययन, सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया, या अरावली की जो बनावट है, अरावली की जो बनावट है, अरावली की जो भू संरचना है, इसका सर्वप्रथम जो अध्ययन किया गया वो 1923 में किया गया, 1923 ईस्वी में ए एम हैरोन, एलेक्जेंडर मैकमिलन हैरोन जो है, बेसिकली इनके द्वारा सबसे पहले अरावली पर्वतमाला की जो ये चट्टानें हैं, या अरावली पर्वतमाला में कौन से काल की चट्टानें हैं? प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में प्री कैम्ब्रियन काल की जो चट्टानें हैं, इनका सबसे पहले जो अध्ययन किया गया वो 1923 में किसके द्वारा किया गया? ए एम हैरोन के द्वारा किया गया। ठीक है भाई, तो यहां तक बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं भाई, ये जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला का उपयोग क्या है? राजस्थान में इसके क्या फायदे हैं? ठीक है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, दोनों ही बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, मैं फायदे और नुकसान दोनों की बात कर लेता हूं। फायदे और नुकसान एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो नुकसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, फायदे ही फायदे हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले जो जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, ये राजस्थान में जलवायु नियंत्रण का काम करता है। क्या करता है? जलवायु को नियंत्रित करता है। जलवायु नियंत्रण का कार्य करता है। देखो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में हम जाएंगे तो हमारी जलवायु कैसी है? शुष्क है, अर्ध शुष्क जलवायु है। और अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जाएंगे तो जलवायु हमारी आर्द्र है, अति आर्द्र जलवायु है। ठीक है, तो राजस्थान में जलवायु नियंत्रण का कार्य बेसिकली अरावली पर्वतमाला करती है। रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च, रेगिस्तान मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का बढ़ना, रेगिस्तान का बढ़ना। हम जानते हैं भाई ग्रीष्म ऋतु के दौरान राजस्थान में हवाएं चलती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, और उन हवाओं के माध्यम से रेतीला मरुस्थल जो शिफ्ट हो रहा है पूर्व की ओर, बीच में बैरियर आ गई अरावली पर्वतमाला। अगर अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मौजूद नहीं होती तो निश्चित रूप से मरुस्थल जो है वो कहां बढ़ जाता? पूर्वी राजस्थान की ओर खिसक जाता। तो इसका मतलब यह है कि रेगिस्तान के मार्च को रोकती है, रेगिस्तान मार्च को क्या कर रही है? रोकती है, रेगिस्तान मार्च को रोकती है। तो अरावली पर्वतमाला का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया? रेगिस्तान को आगे बढ़ने से क्या कर रही है? रोक रही है। हम जानते हैं मार्च से जून के समय में गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती है, तो पूरा का पूरा रेतीला क्षेत्र जो शिफ्ट होता है कहां? पूर्व को शिफ्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ये अरावली पर्वतमाला नाम की एक दीवार आ जाती है, इस दीवार से क्या हो जाता है? ये रुक जाता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में रेगिस्तान का मार्च क्या हो जाता है? कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, हम जानते हैं राजस्थान के अधिकांश वन्य जीव, राजस्थान के अधिकांश वन्य जीव, ठीक है भाई, वनस्पति, वन्यजीव और वनस्पति का जो आवास है वो क्या है? अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान के अधिकांश वनस्पति और वन्य जो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के अधिकांश खनिज, अधिकांश खनिज
अब देखो खनिजों में आप चाहे संगमरमर की बात कर लो, सबसे ज्यादा राजसमंद में निकलता है। ठीक है, चाहे आप किसकी बात कर लो, लोहा की बात कर लो, सबसे ज्यादा जयपुर में निकलता है। ठीक है, चाहे आप तांबा की बात कर लो, खितड़ी नीम का थाना में निकलता है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोर स्पार फ्लोराइड बहुत सारे, मैं ये कहता हूं राजस्थान के अधिकांश खनिज जो है इस अरावली पर्वतीय क्षेत्र में निकलते हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला जो है इसको कहा जाता है खनिजों का अजायब घर। पूछा जाए खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भाई अरावली पर्वतमाला जो है इसमें राजस्थान के अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, और खनिज भंडारण के दृष्टिकोण से राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। खनिज भंडारण के दृष्टिकोण से राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। ठीक है भाई, तो राजस्थान के अधिकांश खनिज अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। और देखो आगे हम चलते हैं, अगला टॉपिक इसी में हम आगे बात करते हैं। देखो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। नदियों का उद्गम कहां से होता है भाई, अरावली पर्वतीय क्षेत्र से होता है। ठीक है भाई, और इस अरावली पर्वतमाला के पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, और अरावली पर्वतमाला के पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। ठीक है भाई, पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में, और पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। देखो वर्षा की बात करें हम, हमारे यहां जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इस मानसून की दो शाखाएं हैं, एक शाखा कहलाती है अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी शाखा कहलाती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये जो अरब सागर वाली शाखा है ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे से गुजरती है। अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे समानांतर गुजर जाती है, राजस्थान में अत्यधिक वर्षा कराने में सहायक नहीं होती। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है ये राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से टकराती है, टकराने के पश्चात इस क्षेत्र में भारी वर्षा कराने में सहायक है। ठीक है भाई, तो देखो नुकसान तो यहां तो नुकसान हो गया, और यहां क्या हो गया फायदा। मैं आपको मैप पे लेके चलता हूं वापस, देखो ये हमारा मैप। ठीक है भाई, मैं यहां इंडिया का मैप बना देता हूं। यह हमारा राजस्थान, और यहां कौन सी पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। ये अरब दक्षिणी पश्चिम मानसून जो है इस साइड से आता है, ये अरब सागर वाली शाखा है, और ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। अरब सागर वाली शाखा जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के क्या गुजर जाती है, समानांतर गुजर, ये वाली शाखा जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के समानांतर ऐसे गुजर जाती है। ठीक है भाई, ये जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है इधर से आती है, और आकर के अरावली पर्वतमाला से टकराकर इस भूभाग में वर्षा कराने में सहायक है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो नदियां हैं इसके पश्चिम से निकलने वाली नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं, इसके पूर्व से निकलने वाली नदियां अपना जल कहां ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक मुझे भरोसा है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत अरावली पर्वतमाला की हमें हमने कुछ फायदे कुछ नफा नुकसान पड़ा है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। देखो देखो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, इसको क्रेस्ट लाइन भी बोलते हैं, क्रेस्ट लाइन। ये राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे गुजरती है, अरावली के सहारे सहारे, अरावली के सहारे सहारे।
गुजरती है। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखो मैप पर चलते हैं वापस। यहां से देखो ये हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। यहां से एक लाइन आती है ऐसे, और वो ऐसे गुजरती हुई ऐसे चली जाती है इंडिया में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके इस साइड तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी और इस साइड 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम। हम भी जानते हैं राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये राजस्थान का 50 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो ये अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे से बेसिकली ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, भारत के संदर्भ में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो है राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के सहारे सहारे से गुजरती है। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और देखो आगे मैं बात करता हूं। अरावली पर्वतमाला जो है इसको ओवरऑल राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है। अब आप सोच के देखिए भाई, राजस्थान को कितने फायदे हुए, राजस्थान की जीवन रेखा। राजस्थान के अधिकांश वन, वनस्पति, वन्य जीव, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान के अधिकांश खनिज, राजस्थान के अधिकांश जनजातियां, ठीक है, राजस्थान में बेसिकली वर्षा के मामले में भी बहुत सारे फायदे, सारी चीजें की किससे जुड़ी हुई है, अरावली पर्वतमाला से जुड़ी हुई है। इसलिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की लाइफलाइन या राजस्थान का योजना प्रदेश, एक और नाम दिया, राजस्थान का योजना प्रदेश। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम पूछा गया कि राजस्थान के भौतिक वजन में कौन सा पार्ट जो है राजस्थान का योजना प्रदेश कहलाता है, तो वो हमारा है अरावली पर्वतीय क्षेत्र। क्योंकि देखो योजनाएं मोस्टली या तो वनस्पति से संबंधित होती है, या वन्यजीव से संबंधित होती है, या खनिजों से संबंधित होती है, ठीक है भाई, या फिर जल संरक्षण से संबंधित होती है। अधिकांश झीलें भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो सारा का सारा पैसा जो है मोस्टली राजस्थान का यही खपता है। इसलिए इसको राजस्थान का क्या बोल दिया हमने, योजना प्रदेश, एक नया नाम दे दिया। ठीक है, अगर देखो राजस्थान में बेसिकली मक्का की खेती, और मैं बात करूं आपसे, राजस्थान में मक्का की सर्वाधिक जो खेती है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में ही की जाती है। क्योंकि मोस्टली यहाँ कौन रहते हैं, जनजातीय लोग रहते हैं भाई राजस्थान में, सबसे ज्यादा जनजातियां, चाहे हम बात करें भील की बात करें, चाहे हम गरासिया की बात करें, ठीक है, चाहे हम शहरिया की बात करें, कथोड़ी जनजाति की बात करें, सारी की सारी जनजातियां हमारी कहां रहती हैं, इसी क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इस अरावली पर्वतमाला को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। आपको मैंने एक पीडीएफ के एक फॉर्मेट सीधा यहां लेके आया हूं मैं। ठीक है, अरावली पर्वतमाला को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, सीधा 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा उत्तरी अरावली, कौन सा अरावली, उत्तरी अरावली। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, उत्तरी अरावली कह रहा है। देखो मैंने पीडीएफ की जो आपको जो पीडीएफ में प्रोवाइड करा रहा हूं, हाथ से लिखी हुई पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ, 50 जिलों के हिसाब से निर्मित पीडीएफ जो है वो आपको इस कोर्स के साथ साथ आपके पीडीएफ फॉर्मेट जो इसमें कोर्स में दिया हुआ है उसमें डली हुई है। ठीक है, वहां से आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है क्लास पढ़ते टाइम। आप पहले नोट्स को मेंटेन कर लीजिएगा और उसके बाद पीडीएफ से नोट्स को मेंटेन करने के बाद आप सीधा क्लास पढ़िए, आपको सीधा समझ में आएगा। ठीक है, उत्तरी अरावली की बात कर रहा हूं। देखो ये जो उत्तरी अरावली है, बेसिकली इस अरावली की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो इस अरावली का विस्तार जो है ढोशी पर्वत, कौन सा पर्वत, एक ढोशी पर्वत पड़ता है नीम का थाना में। कहां पड़ता है, ढोसी पर्वत नीम का थाना। ठीक है, ढोसी पर्वत नीम का थाना जो है बेसिकली वहां से इसका विस्तार है, और कहां तक है, सांबर झील तक है। ढोसी पर्वत नीम का थाना से लेकर के सांबर झील तक। मैंने हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूं, पीडीएफ, कोई ऐसा नहीं टाइपिंग वाइपिंग की हुई पीडीएफ, मेरे हाथ से लिखी हुई पीडीएफ है। ठीक है, ढोसी पर्वत नीम का थाना से लेकर के सांबर झील तक इसका विस्तार है। कौन सी अरावली का, उत्तरी अरावली का विस्तार। और ये जो विस्तार है बेसिकली, ये जो उत्तरी अरावली है, इस उत्तरी अरावली की औसत जो ऊंचाई है वो 450 मीटर है। कितनी ऊंचाई है, 450 मीटर। इसकी एवरेज जो औसत जो ऊंचाई है वो इसकी कितनी है, 450 मीटर है। देखो ये जो उत्तरी अरावली है, अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मोस्टली उत्तरी अरावली दहली सुपर ग्रुप की चट्टानें यहां पाई जाती हैं, और उनमें मोस्टली चट्टानें होती है क्वार्टजाइट। तो ये जो
उत्तरी अरावली है ये क्वार्टजाइट और फ्लोराइट नाम की चट्टानों से बनी हुई है। मोस्टली यहाँ क्वार्टजाइट और फ्लोराइट प्रकार की चट्टानें इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस अरावली का विस्तार शेखावटी की पहाड़ियां देखो, तोरावटी की पहाड़ियां, तोरावटी हम जानते हैं भाई वर्तमान हमारा कोटपुतली, बहरोड, नीम का थाना और झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है तोरावटी क्षेत्र कहलाता है। ये पहाड़ियां आती है, शेखावटी की पहाड़ियां आती है। जयपुर और अलवर की पहाड़ियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। प्रमुख चोटियां, यहां से क्वेश्चन अक्सर पेपर में बनता है, देखो ध्यान रखना। मैंने एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई है सीधा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है छोटी छोटी चोटियां पेपर में पूछ लेता है। सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मालखेत, मालखेत सीकर 1052 मीटर है, ठीक है। लोहारगल पर्वत जो है झुंझुनू में 1051 मीटर। भोजागढ़ नीम का थाना में है, 997 मीटर है। खो ये जयपुर ग्रामीण में है, 920 मीटर। बहराच ये अलवर में है, 792 मीटर। बाबाई और बरवाड़ा ये दोनों जयपुर ग्रामीण में है। बाबाई की ऊंचाई 780 है, बरवाड़ा की 786, ठीक है। बिलाली, बिलाली कोटपुतली में है जिसकी 775 मीटर ऊंचाई कोटपुतली रोड में है। मनोहरपुरा जो है जयपुर ग्रामीण में 747 मीटर। बैराठ जो है कोटपुतली बहरोड में 704 मीटर है। सरिस्का और शीरावास ये दोनों चोटियां कहां है? अलवर में है, 677 651, ठीक है। उसके बाद भानगढ़ जो है ये भी अलवर में है, 649। जयगढ़ और नाहरगढ़ दोनों की दोनों कहां है? जयपुर में है, जयपुर शहर बेसिकली बोल सकते हैं, 648 और 599। अलवर दुर्ग जो है बेसिकली एक पहाड़ी हम पढ़ते हैं, छंट की पहाड़ी। अलवर दुर्ग की पहाड़ी को हम क्या बोल सकते हैं? छंट की पहाड़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। ये जो छंट की पहाड़ी है इस पर अलवर दुर्ग स्थित है। अलवर दुर्ग को बोलते हैं बाला किला, क्या बोलते हैं? बाला किला। अलवर का जो बाला किला है वो छंट की पहाड़ी मतलब अलवर दुर्ग पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 597 मीटर है। तो आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तरी अरावली मैंने डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ला करके आपको समझा दी है, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं। नंबर सेकंड उत्तरी अरावली के बाद आती है हमारी मध्य अरावली, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको मैप पर ले जाता हूं। ये हमारी मध्य, ये हमारे अरावली पर्वतमाला, ये हमारी हो गई उत्तरी अरावली, ठीक है भाई। उत्तरी अरावली में हमने आपको बता दिया कि ढोसी पर्वत से लेकर के सांभर झील तक है ये पूरा का पूरा क्षेत्र। इसमें हमारा कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा ये सारा क्षेत्र आ गया। यहाँ हमारा तोरावाटी है, ये हमारा शेखावाटी है। अलवर की पहाड़ियां, जयपुर की पहाड़ियां, सारी सारी पहाड़ियां इसके अंतर्गत आई। सबसे ऊंची चोटी वगैरह भी हमने देख ली। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़ है, ठीक है। एवरेज ऊंचाई हमने बात की 450 मीटर है। क्वार्टजाइट और फाइलोराइट प्रकार की चट्टानों से ये बनी हुई है। ये सारी बातें हमने कर ली। अब हम सेकंड बात करेंगे। ये जो पार्ट है हमारा सेकंड, ये है हमारा मध्य अरावली, ये है हमारा दक्षिणी अरावली, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं, देखो मैं, हाँ देखो मध्य अरावली की बात की जाए आपसे। मध्य अरावली बेसिकली इसका विस्तार सांभर झील से लेकर, देखो ढोसी पर्वत से लेकर के सांभर झील तक, ढोसी पर्वत से लेकर के सांभर झील तक का तो हमारा हो गया ये, ढोसी पर्वत से सांभर झील तक का। और सांभर से लेकर के देवगढ़ तक, देवगढ़ तहसील पड़ती है राजसमंद में, कहां पड़ती है? राजसमंद। तो सांभर से लेकर के देवगढ़ तक का ये जो पार्ट है ये हमारा नंबर सेकंड पार्ट है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था उत्तरी अरावली, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया मध्य अरावली, ठीक है भाई। इसकी एवरेज ऊंचाई 700 मीटर है, ठीक है भाई। तो सांभर झील से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक फैली हुई है। एवरेज ऊंचाई 700 मीटर है। निर्माण देखो इसमें संगमरमर, हम जानते हैं राजसमंद में सबसे ज्यादा संगमरमर की खानें मिलती है भाई, क्वार्टजाइट, ठीक है। इसके अलावा ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें भी यहाँ मिलती है। मोस्टली संगमरमर और क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टानें। सबसे ज्यादा दर्रे, दर्रे मतलब तंग रास्ते, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में जो आर पार जाने के लिए जो तंग रास्ते हैं उनको दर्रे या नाल कहा जाता है। अलग से पढ़ेंगे हम दर्रे नाल, ठीक है। इस पर्वत मध्य अरावली की जो चोटियां हैं उन चोटियों में सबसे ऊंची चोटी है वो है गोराम जी। क्या है? गोराम जी, या कई जगह ये मोराई जी भी मिल जाता है आपको, मोराई जी, गोराम जी या मोराई जी की पहाड़ी, ठीक है भाई। 934 मीटर ऊंची है। सेकंड है तारागढ़, तारागढ़ जो है इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। कुछ राजस्थान बोर्ड की किताबों में 870 मीटर भी मिल जाता है, ठीक है। और नाग पहाड़ी 795। तो मुख्य तीन चोटियां हैं, और इन ये तीनों की तीनों चोटियां जो है अजय मेरू या मेरवाड़ा की पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पाई जाती हैं, ठीक है। तो गोराम जी,
ब्यावर में है 934 मीटर, तारागढ़ अजमेर में है 873 मीटर, और नाग पहाड़ी भी अजमेर में है 795 मीटर। ठीक है भाई। तीसरी जो अरावली है हमारी, तीसरा जो पार्ट है वो है दक्षिण अरावली। अब देवगढ़ से हम चलेंगे भाई, और देवगढ़ से कहां तक चलेंगे, माउंट आबू तक। ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया, जिसको हम बोल दिया हमने क्या, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली ढूसी बर्फ से सांभर, मध्य अरावली सांभर से देवगढ़, दक्षिण अरावली देवगढ़ से माउंट आबू। अब देखो विस्तार देवगढ़ राजसमंद से लेकर के माउंट आबू तक। एवरेज ऊंचाई 1000 मीटर, यहाँ एवरेज ऊंचाई 700 मीटर, वहां एवरेज ऊंचाई क्या थी, यहां हमने एवरेज ऊंचाई की बात की 450 मीटर। ठीक है भाई। चट्टाने, चट्टाने देखो मोस्टली अरावली सुपर ग्रुप की चट्टाने यहाँ पाई जाती है, और अरावली सुपर ग्रुप में ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने मैंने आपको बताया। ठीक है। दिल्ली सुपर ग्रुप में मोस्टली क्वार्टजाइट प्रकार की चट्टाने। ठीक है। तो यहाँ ग्रेनाइट प्रकार की चट्टाने मोस्टली इस पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। देखो ये जो अरावली है, ठीक है भाई, इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है, या फिर इसको हम फिट में कन्वर्ट करेंगे 5650 फीट। 1722 या 5650 क्या हो गई, फिट हो गई हमारी। देखो गुरु शिखर केवल अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये तो मैं अगर इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में हमारा ये हमारा हिमालय पर्वत, और ये हमारी नीलगिरी पर्वतमालाएं हैं, और यहाँ है अरावली। ठीक है भाई। हिमालय पर्वतमाला और नीलगिरी पर्वतमालाओं के मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी हमारी गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है बेसिकली अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, हिमालय से लेकर नीलगिरी पर्वतमालाओं के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 5650 फीट है। ठीक है। बेसिकली गुरु शिखर जो है, इसको संतों का शिखर कहा जाता है। विभिन्न ऋषि मुनि, ठीक है, उनके द्वारा भीषण तपस्याएं वगैरह यहाँ की गई, तो संतों का शिखर। ठीक है भाई। तो गुरु शिखर को क्या कहा, संतों का शिखर। ये जो हमारा आबू पर्वत है, कौन सा पर्वत, आबू जो पर्वत है, इस पर विभिन्न धर्म संप्रदाय के बहुत सारे मंदिर वगैरह मिलते हैं, इसलिए इसको कर्नल जेम्स टोड ने कह दिया हिंदुओं का ओलंपस। एक नाम दिया क्या, ओलंपस। कर्नल जेम्स टोड ने देखो हिंदुओं का देव पर्वत बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिंदुओं का देव पर्वत। तो कर्नल जेम्स टोड ने किसको, गुरु शिखर को तो कहा संतों का शिखर, और आबू पर्वत को कहा हिंदुओं का देव पर्वत। देखो यहां मैं पढ़ देता हूं, गुरु शिखर हिमालय तथा नीलगिरी पर्वतमालाओं के मध्य सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या कहा, संतों का शिखर, और आबू पर्वत को कहा हिंदुओं का देव पर्वत, मतलब ओलंपस। ठीक है। गुरु शिखर को गुरु माथा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर के ऊपर ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर बना हुआ है, ऋषि दत्तात्रेय। ठीक है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 5 मीटर है। कई बार कुछ गाइडों में आपको 1722 जो है इसमें अगर 5 प्लस कर देंगे तो 1727 मिलता है, तो 1727 मीटर ऊंचाई भी कई बार कुछ गाइडों में आपको मिल सकती है। ठीक है भाई। ऋषि दत्तात्रेय का मंदिर इस पर बना हुआ है। ये जो हमारी दक्षिणी अरावली है, इस दक्षिणी अरावली को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। एक अरावली को हमने बोल दिया मेवाड़ अरावली, दूसरी अरावली को बोल दिया आबू खंड पर्वत। क्या बोल दिया, आबू अरावली, मेवाड़ अरावली। तो हम कह सकते हैं एक तो हो गया हमारा क्या, मेवाड़ अरावली, और दूसरा होगा हमारा आबू अरावली या आबू खंड पर्वत। पहले हम मेवाड़ अरावली की बात करते हैं भाई। मेवाड़ अरावली का मतलब मेवाड़ विस्तार उदयपुर, राजसमंद, सलूमर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ विस्तार है। भोराट का पठार इसके अंतर्गत आता है। लसाड़िया का पठार हम जानते हैं, भोराट का पठार कहां से कहां तक विस्तृत है, कुंभलगढ़ से लेकर के गोगुंदा तक। तो कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक का जो भोराट का पठार है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। लसाड़िया का पठार हम जानते हैं, लसाड़िया का पठार कौन सी झील, जेसमंद झील से लेकर के प्रतापगढ़, जेसमंद झील पड़ती है हमारे सलूमर डिस्ट्रिक्ट में, तो जेसमंद झील से लेकर के प्रतापगढ़ तक का जो पठार है उसको हम बोल देते हैं लसाड़िया का पठार। ठीक है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ फोर्ट बना हुआ है। ठीक है। गिरवा और मगरा क्षेत्र, ये सारे का सारा पर्वतीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, मेवाड़ अरावली के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसमें देखो प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं, जरगा 1431 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, धोलिया डूंगर, जेलिया डूंगर, धोलिया डूंगर राजसमंद में 1183 मीटर, जेलिया डूंगर उदयपुर में है 1166 मीटर। ठीक है। ऋषिकेश 1017 मीटर, कमलगढ़ या कमलमीर 1001 मीटर उदयपुर में है, सज्जनगढ़ 938 उदयपुर में है, शायरा 900 उदयपुर में है, लीलागढ़ 874 उदयपुर, नागपानी
867 उदयपुर, गोगुंदा 840 उदयपुर, कोटड़ा 450 उदयपुर, ऋषभदेव 400 मीटर उदयपुर। तो इस ज्यादातर जो पर्वतीय क्षेत्र है या ज्यादातर जो चोटियां हैं वो कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है भाई, सही मायने में अगर धौले डूंगर और कुंभलगढ़ को हटा दे तो लगभग लगभग सारी चोटियां जो है वो कहाँ है, उदयपुर में है। ठीक है, ये नोट्स आप मेंटेन करना, क्योंकि देखो आजकल कोई भरोसा नहीं है आरपीएससी का, आरएमएसएसबी का, कुछ भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट मैंने बताया आबू अरावली। कौन सा अरावली? तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया मेवाड़ अरावली, सेकंड पार्ट हो गया हमारा क्या, आबू अरावली। आबू अरावली को आबू पर्वत खंड भी बोल दिया मैंने कहा। मोस्टली चट्टाने ग्रेनाइट है, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा एक अनियमित बेथोलित पठार, बेसिकली ये क्षेत्र, ये आबू पठार जो एक अनियमित प्रकार का पठार है, इसलिए इसको बोल देते हैं अनियमित बैथुलित पठार। बैथुलित एक प्रकार होता है पठारों का, इसलिए इसको बोल दिया अनियमित बैथुलित पठार। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, हम जानते हैं आबू पर्वत की ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई कितनी है, लगभग 1200 मीटर है। ठीक है भाई, इसे एक विशाल इंसेलबर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसेलबर्ग की डेफिनेशन देखो, मैंने आपको जो भौगोलिक उपनाम पढ़ाए थे उसमें मैंने डिस्कशन किया था इंसेलबर्ग के बारे में, जिसके चारों ओर क्या हो, रेत सा हो, रेत के बीच में स्थित एक पठार जो क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र, उसको इंसेलबर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो स्थलाकृतिक दृष्टिकोण से इसे एक विशाल इंसेलबर्ग कहा जाता है। अरावली के पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ियां और छप्पन की पहाड़ियां स्थित है। तो ये जो अरावली है बेसिकली जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर में है और छप्पन की पहाड़ियां सिवाना बालोतरा में है। ठीक है, तो ये जो दक्षिणी का अरावली का जो आबूखंड पर्वत है, इसके पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो बालोतरा, बालोतरा में छप्पन की पहाड़ियां, और जालोर, जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियां। ठीक है, प्रमुख चोटियां गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी, देलवाड़ा तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो राजस्थान की तीन प्रमुख सबसे ऊंची चोटियां जो है शिरोही में है, 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1442। उसके बाद बीच में जरगा आ जाती है भाई, अगर पूरा क्रम देखेंगे बीच में क्या आएगी, जरगा 1431 मीटर। तो चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जरगा। पहली कौन सी, गुरु शिखर, दूसरा शेर, तीसरा दिलवाड़ा, तीनों सिरोही में है। चौथी ऊंची कौन सी, जरगा। उसके बाद अचलगढ़, फिर सिरोही में 1380 मीटर। ठीक है भाई, फिर आबू पर्वत 1295, जयराज 1090, सुंधा पर्वत 991 मीटर है। ठीक है भाई, इसके अलावा मान गांव की पहाड़ियां सिरोही में है, 923 मीटर ऊंची है। डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झाड़ोल भाकर, ये सारी की सारी कहाँ है, जालोर में है। डोरा पर्वत 869, इसराना भाकर 839, रोजा भाकर 730 और झाड़ोल पहाड़ 588। तो इस प्रकार से हमने आपसे दक्षिणी अरावली के दो पार्ट पढ़े, एक तो मेवाड़ अरावली, दूसरी आबू अरावली, मतलब आबू पर्वतखंड। तो दोनों की चोटियों को अलग अलग भी हमने पढ़ लिया है, कौन सी अरावली मेवाड़ अरावली में आती है और कौन सी अरावली हमारी आबू खंड पर्वत में आती है। क्लियर हुआ भाई। लास्ट लगभग राजस्थान की अन्य पहाड़ियां कौन कौन सी है, देखो जयराज की पहाड़ी सीकर में है, हर्ष की पहाड़ी कहाँ है, ये भी सीकर में, हर्षनाथ, देखो ये ध्यान रखना, एक तो हो गई हर्ष की पहाड़ी, ये सीकर में है, और एक हर्षनाथ की पहाड़ी ये अलवर में है। ये कहाँ है, ये अलवर में है। ठीक है भाई, संतूर की पहाड़ी बूंदी में है, मानगांव की पहाड़ी अभी मैं आपको सिरोही में बता रहा था, सेंदड़ा की पहाड़ी ब्यावर में है, मानी की पहाड़ी भरतपुर में है, बंसी पहाड़पुर की पहाड़ी भरतपुर में है। त्रिकूट पर्वत, कौन सा पर्वत, त्रिकूट पर्वत, इस पर केला देवी का मंदिर स्थित है। कौन सी माता का मंदिर है, केला देवी का। ठीक है, हम त्रिकूट पहाड़ी, त्रिकूट पर्वत और त्रिकूट पहाड़ी दोनों अलग अलग है। त्रिकूट पर्वत पर तो केला देवी का मंदिर है, करौली में है, और त्रिकूट पहाड़ी जो है वो जैसलमेर में है, जिस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, चिड़िया टूक की पहाड़ी जोधपुर में है, जिस पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मोती मगरी, हिरण मगरी, ये उदयपुर में है। उदयपुर में बेसिकली पर्वतीय क्षेत्र को या पर्वतों को मगरा मगरी कहा जाता है, मगरा मगरी। तो मोस्टली अगर किसी पर्वत के पीछे मगरा मगरी लग रहा हो तो आप सीधा उदयपुर पहुंचिए। ठीक है, माछला मगरी उदयपुर में। राजस्थान का दूसरा रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में सुंधा पर्वत, सुंधा माता के लिए स्थापित किया गया था, सुंधा माता। ठीक है भाई, ये जालोर में है। लेकिन राजस्थान का दूसरा जो रोपवे हम देखते हैं 2008 में स्थापित किया गया, कौन सी पहाड़ी पर स्थापित किया गया, माछला मगरी पहाड़ी पर स्थापित किया गया 2008 में। मोती डोंगरी, झालाना डोंगरी, मोती डोंगरी ये कहाँ है, जयपुर में है।
महादेव जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, बीजक की डूंगरी। हम एक सभ्यता पढ़ते हैं विराटनगर सभ्यता, उस सभ्यता के सारे अवशेष कहां से मिले हमें? इन डूंगरियों से मिले। महादेव जी, भीम जी, बीजक की डूंगरी, गणेश, बीजक, अशोक का भाब्रू शिलालेख जो है उसको बीजक भी कहा जाता है। कहां से मिला? विराटनगर से। विराटनगर कहां है? कोटपुतली रोड में है। बीजासन पहाड़ कहां है? भीलवाड़ा में है। मगरा, उदयपुर का उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश मगरा कहलाता है। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां है? बारा में है। सारण की पहाड़ियां कहां है? पाली में है। सारण की पहाड़ियों में रावचंद्र सेन ने शरण ली थी, सारण की पहाड़ियों में, ठीक है, मारवाड़ के शासक रावचंद्र सेन, ठीक है। ईगल की पहाड़ी जयपुर में है। जयपुर में हम जयगढ़ दुर्ग जो है वो कौन सी पहाड़ी पर? ईगल की पहाड़ी पे है। भामती पहाड़ी बारा में है। बारा का शाहबाद जो फोर्ट है, शाहबाद जो किला है वो भामती पहाड़ी पर है। हेमकूट या गंधमाधन पहाड़ी जो है वो राजसमंद में है, जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। देवगिरी की पहाड़ी दौसा में है, जिस पर दौसा का किला बना हुआ है। मोड़ा पहाड़ झुंझुनू में है। बाहुबली हिल जो उदयपुर में है। बांसधरा की पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर ऊंचा हुआ है। इस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? सज्जनगढ़ दुर्ग। कुछ घाटियां हैं, जिसे घूघरा घाटी, नौसर घाटी ये अजमेर में है। जिंदोली घाटी ये खैरतल तिजारा में है। चीरवा की घाटी ये उदयपुर में है। कुक्कर घाटी जो है ये रणथंभौर अभ्यारण्य में है। काली घाटी ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, ठीक है भाई। कुशाली घाटी जो है सवाई माधोपुर में है। तो कुछ घाटियों के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। प्रमुख दर्रे, देखो मैंने अभी आपको बताया था कि भाई अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले तंग रास्ते जो हैं दर्रे या नाल कहलाते हैं, ठीक है भाई। और कुछ दर्रों के बारे में, ये तंग रास्ता है अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य, कुछ दर्रों के बारे में भी मैं यहाँ आपसे डिस्कशन करता हूं। देखो भाई, सवाई माधोपुर में एक दर्रा है ढूंढीमल का दर्रा, ढूंढीमल का दर्रा, ठीक है भाई। उसके बाद ब्यावर, ब्यावर में राजस्थान में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं वो ब्यावर में है। कछवाली, उदाबारी, कछवाली, उदाबारी, सरूपा घाट, ठीक है। देखो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और जूम हो जाए हमारा ये। आई थिंक ये आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हाँ, तो सवाई माधोपुर में ढूंढीमल का दर्रा, ढूंढीमल का दर्रा सवाई माधोपुर। ब्यावर में कछवाली, उदाबारी, सरूपा घाट। पीपली राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। शिवपुर घाट, शूरा घाट, बर दर्रा NH25 गुजरता है। और पखेरिया या परवेरिया दर्रा, ये सारे दर्रे कहां है? ब्यावर में है। राजसमंद में कामली घाट, गोरम घाट, दिवेर की नाल, जीलवा पगल्या की नाल, हाथीगुड़ा नाल, ये सारी सारी कहां? राजसमंद में है। उदयपुर में फुलवारी की नाल, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नाल है, ठीक है। NH27 गुजरता है। केवड़ा की नाल, ठीक है भाई। देबारी नाल, हाथी दर्रा, ढेबर दर्रा, सोमेश्वर नाल, सूरा घाट, ये सारे के सारे कहां हैं? उदयपुर में है। इसके अलावा बोरांग घाट सिरोही में है। देशूरी नाल जो है पाली में है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, NH162 गुजरता है। जयपुर में घाट की गुणी NH21 गुजरता है। जयपुर में ग्रामीण में सांभर नाल, ये सारे के सारे दर्रे हमारे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले तंग रास्ते या दर्रे हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में हम जानते हैं स्थानांतरित कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या होता है? जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं मोस्टली सभी स्थानांतरित कृषि होती है। इसमें क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों में आग लगा दी जाती है या पर्वतीय क्षेत्र के जंगलों को काट दिया जाता है। काटने के बाद जगह खाली हो जाती है। उस खाली जगह में क्या होती है? खेती की जाती है। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष खेती करने के बाद वो भूमि बंजर हो जाती है। उसके बाद दूसरे स्थान को ऐसे ही जंगल को खाली करके खेती की जाती है। तो लगातार ट्रांसफर होता है, इसलिए इस खेती को कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे इस खेती को कहा जाता है वालरा, चिमाता या दजिया। वालरा, चिमाता, ठीक है भाई। वालरा, चिमाता या दजिया इसको कहा जाता है। देखो मैंने थोड़ा सा इसको जूम करने की कोशिश की है। हाँ, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? वालरा, चिमाता, दजिया कहलाती है। अब देखो हमारा ये जो क्षेत्र है भाई, ये हमारा पर्वत है भाई,
इस पर्वत का ऊपरी समतली भाग है, ऊपर समतल भाग को क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो पर्वत के ऊपरी समतल भाग पर अगर खेती की जाए तो इसको हम बोल देंगे चिमाता, और पर्वत के इस ढलान पर खेती की जाए, ढलान पर खेती की जाए तब इसको बोलेंगे वालरा। पर्वतीय ढलान पर खेती की जाए तो वालरा बोलेंगे, और पर्वतीय समतल भाग पर खेती की जाए तो क्या बोलेंगे? चिमाता। और पर्वतीय ये जो मैदानी क्षेत्र है भाई, किसी भी जंगल को काट दो आप, सरिस्का का जंगल, मैदान वाला जंगल है, उसको काट कर खेती की जाए तब इसको बोलेंगे दजिया। तो दजिया मतलब मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, ढलान पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा, और पर्वतीय समतल भाग पर मतलब पठारी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। धौलपुर जिले में लाल पत्थर पाए जाने के कारण धौलपुर जिले को रेड डायमंड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा जो भाग था अरावली पर्वतीय प्रदेश, वो हमारा दूसरा पार्ट यहाँ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। पहला पार्ट था हमारा उत्तरी पश्चिम रेतीला मैदान, दूसरा भाग था अरावली पर्वतीय प्रदेश। आई थिंक यहाँ मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, मैंने कंप्लीटली इसको समझाया है, अच्छे से समझाया है। और ये कंटेंट की पीडीएफ आपको आपकी वीडियो में या नीचे पीडीएफ फॉर्मेट जो है वहां मिल जाएगी, वहां से आप इसको पढ़ लेना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।